हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बिल पारित किया है जिसमें महिलाओं की मैरिज एज को बढ़ाने की बात की है। ठीक है, दैट इज़ महिलाओं की जो मैरिज एज है रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में, दैट इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज, और जो बढ़ाने की जो एक बिल पारित हुआ है उसको 18 से कितना करने की मांग उठी है, 18 से 21 ईयर्स एज जो है वो डिमांड उठी है। ठीक है जी। इस न्यूज़ को हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। क्या इस न्यूज़ का मैटर है, ठीक है, ऐसा बिल क्यों पारित किया गया और क्या अमेंडमेंट्स इस एक्ट में लेकर आए हैं, और अमेंडमेंट के लिए और इस बिल को एक्ट बनने के लिए, एनफोर्स होने के लिए किस आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल ने शक्ति प्रदान की है। ठीक है जी। चलिएगा शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश Assembly on Tuesday passed a bill to raise the minimum age of marriage for women from 18 to 21 years age। ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश असेंबली ने मंगलवार को एक बिल पारित कर दिया है जहाँ पे न्यूनतम उम्र जो है वो अपने पास 18 से 21 साल कर दी जाएगी। ठीक है जी। अब बात चलते हैं उसके आगे। दो एक्ट का नाम है, अमेंडमेंट एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024 जो कि वॉइस वोट से पारित हुआ। अब ये चेंजेस किस में लेकर आएगा? ये लेकर आएगा पीसीएम एक्ट 2006 के अंदर चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है, सिंपल मतलब है कि चाइल्ड मैरिज या आपके पास जो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो आया था वो 2006 में आया था, तो उसको चेंजेस करने के लिए जिसका जो अमेंडमेंट बिल जो है वो कौन से एक्ट में, अमेंडमेंट बिल जो है वो कौन से अभी पारित हुआ, तो 2024 जो है हिमाचल बिल ने पारित कर दिया है वॉइस वोट से। अभी ये बिल पारित हुआ है। ठीक है जी, मतलब बिल आपके पास हुआ है विधानसभा से। ओके, नेक्स्ट आगे क्राइटेरिया देखेंगे। आगे क्राइटेरिया क्या है कि ये बिल एक्ट बन जाए। ठीक है, अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हिमाचल प्रदेश ने ये बिल पास किया? देखिए, हमें पता है कि वीमेंस की एज जो है बेसिकली 18 एज थी मैरिज की, अब उसे रेज किया जा रहा है 21। इसके कुछ कारण रहे होंगे। देखिए, कारण ये हैं, 3 कारण मैं बोलूँगा। ठीक है जी। एक तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ वीमेन। ठीक है, दूसरा कारण रहेगा प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो उनकी कैरियर में। तीसरा होगा वो अपने एजुकेशन को टाइम इम्पार्ट कर पाएंगी। ठीक है जी। ये बेसिकली महिलाओं के लिए, वो उन गर्ल्स के लिए, उन फीमेल्स के लिए है जिनकी मैरिज 18 ईयर होते ही मैरिज कर दी जाती थी। ना वो अपनी एजुकेशन को टाइम दे पाते थे। ठीक है जी। ना ही कहीं ना कहीं अपने जो है फिजिकल ग्रोथ को भी वो डेवलप नहीं कर पाते थे। ये कारण है। तो यहाँ पे कारण लिखा हुआ है कि द अर्ली मैरिजेस एक्ट एज अ हिंड्रेंस नॉट ओनली इन द प्रोग्रेस ऑफ द वीमेंस कैरियर बट ऑल्सो इन द फिजिकल डेवलपमेंट। तो उनके जो फिजिकल डेवलपमेंट में भी एक हिंड्रेंस होती थी, रुकावट होती थी जब हम शादी एक न्यूनतम एज में कर दी जाए। ओके, व्हाट अमेंडमेंट्स हैज़ द बिल इंट्रोड्यूस? ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से संशोधन बिल ने किए हैं। तो यहाँ पर मैं आपके पास कुछ धाराएं मेंशन करूँगा जहाँ पे मैं लगभग आपके पास 5 धाराएं इस आर्टिकल्स में मेंशन की गई हैं। पहली धारा है सेक्शन 2A, दिस इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। किसकी डेफिनेशन दी गई है? चाइल्ड की। अब चाइल्ड को क्या कहकर पुकारा गया था पहले कि कोई मेल जिसने 21 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है और फीमेल जिसने 18 साल की उम्र पे नहीं की गई है उसे चाइल्ड माना जाएगा, उसे एक बच्चे के तौर पे माना जाएगा। परंतु अब देखिए यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन आ गई। पहले एक डिस्टिंक्शन क्या थी? महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21। अब ये डिस्टिंक्शन खत्म कर दी गई। अब दोनों के लिए ही कौन सी उम्र रख दी गई है? 21 उम्र रख दी गई है दोनों के लिए ही। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपके पास सामने आ गई यहाँ पे। ठीक है, कि अब
एलिमिनेट। अब ये जो संशोधन किया गया इस धारा 2 क्लॉज ए में, ये डिस्ट्रिक्शन ही खत्म कर दिया। अब चाइल्ड की डेफिनेशन में अब दोनों होंगे कि जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की एज अगर 21 साल से कंप्लीट 21 साल पूरी नहीं होती है, ठीक है जी, तो वो एक बच्चा ही कहलाया जाएगा। अब दूसरा संशोधन किया गया है सेक्शन 2B में, जहाँ पर डेफिनेशन दी गई है बाल विवाह की। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टीज मतलब एक तरफ लड़का है एक तरफ लड़की है, कोई भी पार्टी जिसमें से आइदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई भी अगर चाइल्ड है, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये बिल क्या करता है, उसको एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है। ओवरराइडिंग इफेक्ट आपके पास प्रोवाइड होगा, ठीक है जी। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब आपके पास क्या है कि अगर ये बिल पारित होता है, ठीक है, और अगर 21 साल से, अब क्योंकि 21 साल से ऊपर अगर कोई भी, अगर 21 साल से नीचे अगर कोई भी पार्टी जो है, कोई भी पार्टी इन द सेंस कि चाहे लड़का है चाहे लड़की है, नीचे होगी तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाया जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि जो न्यू मैरिज एज जो है वीमेन की, वो अप्लाई होगी हिमाचल प्रदेश के सभी सेक्शंस में, चाहे वो किसी भी लॉ से आए हों, ठीक है, जैसे कोई रिलीजियस या कस्टम लॉ है, ठीक है, धार्मिक या कल्चर प्रैक्टिस जो इंडिविजुअल्स की चलती है मैरिज के लिए, ठीक है, तो वो सब कुछ जो है उस कस्टम्स और रिलीजियस के कारण वो क्या माने जाएंगे, माइनर माने जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये उन लॉज को ओवरराइड करेगा, ये जो धारा 2 क्लॉज बी है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अदर सेक्शन जो है वो है सेक्शन 18A, इसी पीसीएम एक्ट का सेक्शन 18A है। अब इस सेक्शन 18A में क्या है, क्या कहा जाता है कि ये भी ओवरराइडिंग इफेक्ट देगा। ऊपर वाला तो था राज्य के कानूनों पे, अभी ओवरराइडिंग इफेक्ट देगा कहाँ पे, केंद्र के कानूनों पे। मान लो कि केंद्र के, ऑब्वियसली बात है कि केंद्र के भी कानून है अलग से चाइल्ड मैरिज की निषेध के लिए, अगर उनके कानूनों को भी ये ओवरराइड कर सकता है, ठीक है, तो वो कौन सी धारा है, सेक्शन 18A है। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन 3 ऑफ द पीसीएम एक्ट। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 3। अब इसमें क्या है, मैरिज, मान लीजिए कि माइनर एज में बच्चों की मैरिज हो जाती है, सो वो मैरिज क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है। तो धारा 3 के मुताबिक क्या होता है, बाल विवाह जो है वो नल और वाइड हो जाएगा, शून्य करनीय होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह के समय बच्चा था तो वो व्यस्क अडल्ट होने के 2 साल के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल के अंदर जिला न्यायालय में याचिका पिटीशन दायर कर सकता है और विवाह को रद्द कर सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। 18 साल की बिटिया है, उसका विवाह हो जाता है 18 साल में, मान लो 18 साल के कम उम्र में ही, तो वो 2 साल के भीतर, मान लो जब वो 20 साल की होती है तो वो फिर भी याचिका दायर कर सकती है, पिटीशन दायर कर सकती है। सेम अगर कोई लड़का है 21 साल की न्यूनतम उसमें उसकी मैरिज होती है तो वो 23 साल में याचिका दायर कर सकता है। तो यहाँ पे कितने साल का है, 2 ईयर्स का इनको पीरियड दे रखा था, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब ये पीरियड 2 साल ना करके कितना कर दिया गया है, 5 साल। दैट मीन्स 18 से कितना हो जाएगा, 23। तो दोनों केसेस में मतलब 23 साल की उम्र, 23 साल तक, ठीक है, 23 साल की जब ये उम्र लेते हैं, क्योंकि उस समय 18 और 21 साल में माना जाता है ये दोनों बच्चे जो हैं, ये दोनों जो हैं मेल और फीमेल जो है वो एक बच्चे हैं, नहीं पता उन्हें मैरिज की मीनिंग ही नहीं पता है। जब वो 23 साल तक हो जाएंगे तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं और अपनी शादी को रद्द करवा सकते हैं। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है द बिल इंक्रीजेस द पीरियड टू 5 years, allowing both women and men to file petitions to annul the marriage before their terms। 23 साल, समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। अब ये जो बिल है, ठीक है, ये जो बिल है ये एनफोर्स या लागू कैसे होगा। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये बिल जो है ये लागू कैसे होगा। सो एज यू नो कि 3 सूचियां होती हैं हमारे भारतीय संविधान में, 3 सूचियों का जिक्र किया, 3 लिस्टों का जिक्र किया, जिसका नाम है यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट।
तो कंकरेंट लिस्ट, जिसे आप समवर्ती सूची भी कहते हैं, जिसे आप तीसरी सूची भी कहते हैं, वो हमारे बेसिकली ये जो सूचियां हैं वो 7वें अनुसूची में 7 शेड्यूल में मेंशन्ड है हमारे भारतीय संविधान में। और इस सूची के जो 5वें नंबर की एंट्री है, एंट्री 5 में मेंशन है कुछ सब्जेक्ट जिसका नाम है मैरिज एंड डिवोर्स, इन्फेंट्स एंड माइनर्स एटसेट्रा। कंकरेंट लिस्ट लगभग 52 इसमें आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। सो उसकी एंट्री 5 में मैरिजेस एंड डिवोर्स और इन्फेंट्स एंड माइनर्स एटसेट्रा इनके बारे में बात की गई है। तो इस बिल में हम नॉर्मली बात कर रहे हैं किसकी, मैरिज की। दैट मीन्स मैरिज कम्स अंडर समवर्ती सूची, कि जो शादी जो है वो कौन सी सूची में शामिल है, समवर्ती। अब समवर्ती सूची में ऐसा क्या है, तो समवर्ती सूची का खास बात ये है कि इसमें ऐसी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जहां पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून पारित कर सकती हैं। आपको पता है यूनियन लिस्ट में सिर्फ केंद्र कानून पारित कर सकती है, जो स्टेट लिस्ट है उसमें सिर्फ राज्य सरकार। परंतु अगर कंकरेंट लिस्ट की बात आए तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही आपके वैसे पारित कर सकती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब आगे समझा देते हैं आपको। आर्टिकल 200 संविधान का जो आर्टिकल 200 है, जब ये बिल जो नॉर्मली है, अब देखो एक्ट कब बनेगा, राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, राज्य के विधेयक की बात कर रहा हूँ। ये बिल एक्ट कब बनेगा, जब ये बिल गवर्नर के समक्ष रख दिया जाएगा उसकी स्वीकृति के लिए। ठीक है जी, उसकी स्वीकृति के लिए गवर्नर के समक्ष रख दिया जाएगा। और गवर्नर क्या करेगा, या तो स्वीकृति दे देगा या बिल को वापिस भेज देगा कि भाई इसको रिकंसीडर करिए, या उसे रिजर्व रखेगा फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति की सहमति के लिए या तो उस बिल को रख देगा जनाब। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ये जो हिमाचल सरकार ने जो बिल पारित किया, ये गवर्नर इसमें असेंट देगा, मतलब गवर्नर के लिए ही ये रेफर्ड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बिल जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पारित किया है नॉर्मली जो है ये इनकंसिस्टेंट है पार्लियामेंट के कानून के साथ। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार का जो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, उसमें अभी भी महिलाओं की एज जो है, फीमेल की एज जो है वो 18 साल निर्धारित है, न्यूनतम आयु। और हम क्या करना चाह रहे हैं 18 से 21, तो कहीं ना कहीं वो इनकंसिस्टेंट हुआ, मिसमैच हो गया। इसलिए आर्टिकल 254(1) संविधान का जो 254 क्लॉज ए जो है संविधान का, वो क्या कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनेक्ट कर सकता है लॉ, कंकरेंट लिस्ट में जो कानून है। परंतु अगर उस लॉ का कोई भी हिस्सा अगर केंद्र सरकार के कानून के साथ नहीं मैच खाता है तो वो एक खोखला कानून होगा। ठीक है जी, कहने का मतलब है कि यार केंद्र सरकार 18 न्यूनतम आयु कह रही है और हम उसको 21 करना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं 21 और 18 अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यार जब हम एक अच्छा स्टेप उठा रहे हैं तो केंद्र सरकार उसे गिरा देगी ना। इसके लिए एक आपके पास एक सेफ्टी प्रोसीजर भी है, एक सेफ्टी आर्टिकल भी है, वो है आर्टिकल 254 का क्लॉज 2। हमने 54 का क्लॉज 1 पढ़ा, 254 का, अब 254 का क्लॉज 2। यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर कोई ऐसा बिल जिस पे क्वेश्चन मार्क लग जाए रिपग्नेंट का या इनकंसिस्टेंसी का, अगर वो राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए रख दिया जाए और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए, याद रखना राज्य सरकार का ऐसा कोई बिल विधेयक जो राष्ट्रपति पे जाए, राष्ट्रपति के पास जाओ, राष्ट्रपति उस पर फिर वीटो लगाए, उसके वो वीटो पावर आर्टिकल 201 देता है। राज्य सरकार के बिलों पर राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स हैं वो 201 हैं। और इसी प्रकार जो रिपग्नेंट क्लॉज है वो एक वैलिड माना जाएगा। आपने देखा पहले वही वो नल और वॉइड माना जा रहा था, वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे गवर्नर जी हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, वो रिजर्व रखेंगे बिल को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की कंसिडरेशन के लिए, और अगर एसेंट मिल जाती है तो ये बिल और ये जो बिल है ये एक अधिनियम बन जाएगा। सेम एज इट इज एक उत्तराखंड का केस था, फरवरी उन्होंने अराउंड 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित किया, पास कर दिया जनाब।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन एज यू नो। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि एक कॉमन लॉ होगा मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, एटसेट्रा इवन, ठीक है। कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ का होता है, ठीक है, तो इनके ऊपर कुछ कस्टमरी या पर्सनल लॉज होते हैं, तो वो पर्सनल लॉज नहीं मान, वो खारिज होंगे, मतलब एक कॉमन लॉ लागू होगा, ठीक है। सो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा गया, इम्पॉर्टेंट था ये यूसीसी। और यूसीसी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने 11 मार्च 2024 को, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये 11 मार्च 2024 को पारित कर दिया, ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट। तो मैं फिर से, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है बड़ा बर्निंग टॉपिक है जी। और अब ये जैसे कि कुछ प्रथाएं हैं, मुस्लिम के पर्सनल लॉज है, उसमें हलाला है, इदात है, जैसे तलाक है, मैरिज एंड डिवोर्स कस्टम्स हैं, ये कंप्लीटली बैन हो गए कि जनाब देश में एक ही कानून होगा किसी वर्ग के लिए। चाहे किसी वर्ग ने अपना कानून अलग से बनाया हो, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे ज्यूज हैं, ठीक है, इन सब के लिए अब एक ही कानून होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे लिखा है कि दीज सब्जेक्ट्स वर प्रीवियसली गवर्न बाय पर्सनल लॉ से गवर्न होते थे, एंड द कस्टम्स और रेजिडेंस डिपेंडिंग ऑन द रिलीजियस और कल्चर आइडेंटिटी। द बिल, अब जो बिल जो पास हुआ है वो एक ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट मुर्मू के असेंट देने के बाद ही मार्च में जो है ये एक अधिनियम बन गया है। इम्पॉर्टेंट, यूसीसी बहुत बर्निंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको आज समझ आ गया होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है, न्यूनतम आयु महिलाओं की 18 से 21 वर्ष, तो पुरुषों और महिलाओं की 21 वर्ष करने का, दोनों का ही, मतलब पुरुषों का तो 21 था ही, महिलाओं का भी 21 वर्ष करने का जो इन्होंने एक संकल्प लिया था, और वो बिल पारित कर दिया है। सो मैं अपने चैनल के, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शंस पे लिंक शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल है हमारा, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है। आशा करता हूँ कि आप उसे ज्वाइन करें। आशा करता हूँ कि और भी एस्पायरेंट्स हैं उन तक इसको शेयर करें, और मेरे इन एफर्ट्स को आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से बढ़ावा मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। धन्यवाद।